इन कपड़ों में क्या बुराई है। ये कहानी शुरू होती है उर्मिला निवास से, जहां शासन सिर्फ और सिर्फ उर्मिला का ही चलता था, जहां उसकी कही हुई बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उर्मिला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू प्रियंका बिल्कुल अपनी सास की कही पर चलती थी। फिर भी उर्मिला किसी न किसी बात पर प्रियंका में कमी निकाल ही देती थी। सुबह सुबह हाथ में चाय का ट्रे पकड़े प्रियंका रसोई से बाहर आती है और हॉल में बैठी अपनी सास और उनकी सहेलियों को चाय पकड़ाती है। थोड़ा और सर का पल्लू नीचे कर ले ताकि गिर ही जाए। अरे झूठ मूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत है बेटा। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि क्या एक हाथ से ट्रे नहीं पकड़ पा रही थी तुम? इतना भारी है क्या ट्रे? हम तो कुएं से 2-2 बाल्टी पानी लेकर घर आ जाते थे, तब भी हमारा पल्लू तो नहीं सरका। एक हाथ से पल्लू पकड़ लेती, दूसरे हाथ से ट्रे। अब क्या करेगी उर्मिला, आजकल की बहुएं सुनती कहाँ है। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि धीरे धीरे पल्लू गिरने लगता है। फिर 1.5 साल होते होते साड़ी नहीं संभलेगी और उसके बाद फिर सीधा सूट में आ जाएगी। और फिर तो क्या सास क्या ससुर जीन्स और स्कर्ट पहनकर दौड़ने लगेगी। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, मेरी साड़ी मेरे पैर के अंगूठे में बार बार अड़ जा रही थी, तो कहीं चाय ना गिर जाए इसलिए मैंने दोनों हाथ से ट्रे पकड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुझे ढंग से साड़ी पहननी नहीं आती। 36 साल से साड़ी पहन रही हूँ मैं, मेरी तो साड़ी कभी नहीं अड़ी। और इतनी छोटी सी बात पर सभी प्रियंका को अच्छा खासा सुना देते हैं। दुखी मन से प्रियंका किचन में चली जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे क्या करेगी यार प्रियंका, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। वो नैन्सी नहीं थी क्या हमारे क्लास में? अरे वही जो बार बार फेल हो जाती थी। लंदन में घूम रही है अपने पति के साथ हॉट पैंट पहनकर, और एक हमारी किस्मत देख, चूल्हे चौके में ही उलझे पड़े हैं। तू एक काम कर, जब सर ढकेगी ना तो पल्लू का दूसरा छोर अपने कंधे के ब्लाउज के साथ पिन अप कर लिया कर। और आजकल ना एक ग्लू भी आने लगा है, उससे दुपट्टा सर पर चिपका रहेगा। मैं तुझे उसकी पिक्चर भेज दूंगी। आजकल मैं अभी ना वही यूज़ कर रही हूँ। क्या करूँ, मेरे ससुर जी को भी पसंद नहीं कि सर से घूंघट सर के। और अगले दिन से प्रियंका बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है ताकि उसके सर से ज़रा भी पल्लू इधर से उधर ना हो। एक दोपहर जब सारा काम करके प्रियंका कुछ देर आराम करने जाती है। दरवाज़ा बंद करके मत सो जाना बहू, पता चले यहाँ ज्वालामुखी फट जाए और तुम्हारी नींद ही ना टूटे। नहीं मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दरवाज़ा खोलकर ही सोती हूँ, बस पर्दा लगा लूँगी। प्रियंका को लेटे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं होते कि उसकी सास कमरे के बाहर से गुजरती है और पर्दा हटाकर प्रियंका को करवट लेता देख लेती है। करवट लेते वक्त प्रियंका की कमर दिख जाती है, जिस पर उर्मिला बड़ा सा बवाल खड़ा कर देती है। हे भगवान, छी, बस इसी का डर था मुझे। आज अगर यहाँ मैं ना आती और तेरे ससुर जी आगे होते और उन्होंने ये भद्रता देख ली होती तो शर्म से पानी पानी हो जाते। मम्मी जी, आप यहाँ क्या हुआ? आप क्या कह रही हैं? अरे करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे है? आइंदा से अगर ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। अब तो लगता है किसी गोंद के साथ इस साड़ी को अपने शरीर के हर एक अंग से चिपका कर रखना होगा। ज़रा भी 19-20 हुई तो मम्मी जी तो मेरे सर पर तांडव करने लगेंगी। और इसी तरह बंदिशों में प्रियंका ने अपने ससुराल में पूरा 1 साल पूरा कर लिया था। और आज उसके एनिवर्सरी के दिन उसे सरप्राइज़ देने उसका देवर मुंबई से वापस लौटता है। आज मैं यहाँ क्यों आया पता है भाभी? मुझे आप सबको कुछ बताना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके एनिवर्सरी का ही दिन चुना जाए। मेरे ऑफिस में एक कलीग है मम्मी, रूपा नाम है उसका। उसके परिवार वालों से मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा खासा कमाती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे मुझे क्या दिक्कत होगी बेटा, अच्छी बात है, ज़रा फोटो दिखा तो। ये उर्मिला जी का षड्यंत्र समझना बहुत ही मुश्किल है। जो बेटा सुनता है उससे और दबा कर रखती है, और जो सुनेगा ही नहीं उसकी सारी बातें मान लेती है। ज़्यादा तेज़ मत बनिए जी, अब किसी एक लड़की के लिए अपने बेटे को खो तो नहीं सकती। एक बार वो भी मेरे घर आ जाए, उसके बाद प्रियंका और उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे आप। और बिना देर किए, बिना किसी आनाकानी के उर्मिला विवेक और रूपा की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है और रोज़ उससे फ़ोन पर इस तरह बात करती मानो कि वो कितने ही खुले मिजाज की है।
वही ना बहू, न जाने कैसे कैसे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। कौन अपनी बहू को इतना कंट्रोल में रखता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ दिन साड़ी पहने बहू, फिर सूट पहन सकती है। क्या बेटी, क्या बहू। वाह मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा विवेक आपके बारे में बता रहे थे। मैं ना बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिलने वाली है। और 1 महीने बाद विधिवत रूप से रूपा और विवेक की हो जाती है शादी और बहू बनकर रूपा उर्मिला निवास में आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त डरी सहमी अपनी जिठानी को इस तरह देखकर रूपा को अजीब जरूर लगता है और इस बारे में वो विवेक से बात करती है। मम्मी जी तो इतने खुले मिजाज की है, फिर भाभी इस तरह घूंघट में क्यों थी? हो सकता है शादी में अलग अलग जगह से लोग आए, उन्हें शायद पसंद नहीं होगा बहुओं का अपने हिसाब से रहना। नहीं, ये भी तो सही है, जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। हाँ रूपा, और कोई कारण भी क्या हो सकता है? तुम्हें तो मैंने बताया ही है, 10th के बाद तो मैं बाहर ही रहा, वहीं हायर स्टडीज़ हो गई और वही नौकरी। अब जाकर घर नसीब हुआ है मुझे, पर इतने दिनों में आज तक कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मम्मी किसी पर कंट्रोल करती है। 1 साल हो गया है भाभी की शादी को और भाभी ने भी तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा मुझे। वही तो, मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। अगली सुबह तैयार होकर साड़ी पहनकर रूपा अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही उर्मिला कहती है, साड़ी पहनी बहू तूने, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू ना ये साड़ी बदल कर आ जा। ये काले ब्लू रंग की साड़ी वाड़ी ना शादी के बाद तुरंत अच्छी नहीं लगती। हाँ मम्मी जी मुझे पता है, पर ये ब्लू कलर नहीं है, ये डार्क ग्रीन है। अरे बेटा, मेरे घर पर मुझसे बिना पूछे कोई भी शख्स कोई काम नहीं करता। अब प्रियंका को ही देख ले, वो मुझसे पूछे बिना हिल भी नहीं सकती। चल अब मुझे दिखा कौन कौन सी साड़ी है तेरे पास, मैं तुझे बताती हूँ कौन सी साड़ी तुझ पर जचेगी। शादी के पहले जिस तरह से उर्मिला रूपा से बात कर रही थी, शादी के तुरंत बाद उसकी बातें इतनी बदल गई थी कि रूपा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक रात में ये क्या से क्या हो गया। ये साड़ी गुलाबी रंग की, यही साड़ी पहनकर बाहर आ जा बेटा। और हाँ, याद से सर ढक कर बाहर आना, मेहमान रहेंगे ना, नंगा सर अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी। अपनी सास की बात मानकर रूपा अपना सर ढककर एक सीधी सादी बहू बनकर अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही सुशीला कहती है, मान गए उर्मिला, मान गए तुझे। मुंबई की लड़की को भी साड़ी पहना दिया तूने। मुझे तो लगा था तेरी बहू मिनी स्कर्ट पहनकर कमरे से बाहर आएगी, पर ये तो सर पर घूंघट रख कर आई है। उर्मिला के आगे किसी की चली है क्या जो अब चलती है? चल बहू, आंटी को नाश्ता परोस दे। आंटी जी क्या सोचेंगी कि मुंबई से बहू आई है और इतने तौर तरीके भी नहीं आते इसे। रूपा वहाँ मौजूद सभी गेस्ट के पैर छूती है और सभी को नाश्ता परोसती है। रूपा की तारीफ ना कर सभी उर्मिला की वाह वाह कर वापस लौट जाते हैं और ये तो बस शुरुआत थी। रूपा बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो बहू ने साड़ी पहन ली, उसके बाद सूट का नंबर तो कभी आने वाला ही नहीं था। अगली सुबह रूपा अपनी सास के कमरे में जाकर पूछती है कि उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है नहीं पहनना है वो तो अलग बात है, पर तू नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? शर्म लिहाज नहीं है क्या बहू? है, हमारे घर पर ये सब नहीं चलता। हमारे घर में कमरे के अंदर भी बहुएं कायदे में रहती है और तू तो बाहर ही नाइट ड्रेस पहनकर आ गई। पर विवेक जी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था मम्मी। अरे वो क्या कुछ तुझे बताएगा, उसे खुद ही क्या पता है इस घर के नियमों के बारे में। रहा है क्या वो इस घर में? बचपन से तो बाहर ही उसने पढ़ाई की, बाहर ही नौकरी की। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। रूपा बहुत अपसेट हो जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे प्रियंका आती है। इस घर का नाम ऐसे ही उर्मिला निवास नहीं है, यहाँ बस मम्मी जी की ही चलती है। उनसे बिना पूछे यहाँ मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो तुम छोड़ ही दो, साड़ी पहनकर किचन में आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी भी सूट पहनने देंगी। अरे ऐसे कैसे पहनने नहीं देंगी? मैं बात करूंगी विवेक से। शादी के बाद अब वो कर भी क्या सकता है? कितनी बार अपनी माँ को मनाएगा? आखिर में वो भी तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साड़ी के बाद तुम्हें सूट पहनने की आज़ादी मिल जाएगी। पर रहना तो तुम्हें मम्मी जी की मर्ज़ी से ही होगा ना।
वो जो भी हो भाभी, मम्मी जी का इतना मन इसलिए बढ़ गया क्योंकि आज तक आप उनकी सुनती रही, पर मैं नहीं सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि शुरुआत के कुछ दिन साड़ी पहनना, फिर बाद में तुम सूट पहन सकती हो। आज से सिर्फ 1 हफ्ते तक ये साड़ी मेरे शरीर पर रहेगी, उसके बाद देखती हूँ क्या कहती है मम्मी जी। और ठीक 1 हफ्ते बाद रूपा विवेक से कहती है, ये सूट पहनो, ठीक रहेगा विवेक? अरे क्यों, क्या दिक्कत है इस सूट में? अच्छी तो लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलना कमरे से बाहर, और कुछ नहीं। और सूट पहनकर रूपा विवेक के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। अब क्या करेंगी आप उर्मिला जी, ये तो आपके बेटे को अपना हथियार बनाकर ले आई। बोलेंगी तो बेटा जाएगा और चुप रहेगी तो आपका दबदबा। अरे वाह बहू, सूट तेरे पर कितना खिलता है, तू सूट ही पहना कर। ध्यान रखना विवेक, अब से मेरी बहू सूट में ही दिखनी चाहिए मुझे। आपका हुक्म सर, आंखों पर मम्मी। पहली छलांग के बाद कोई दूसरी लंबी छलांग मार दे, उससे अच्छा है कि उसे पहली छलांग पर ही सराहना देकर रोक दिया जाए, समझे पतिदेव? इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक रात ऑफिस से आकर विवेक रूपा से कहता है, आज सबको डिनर दे दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने प्लान किया है कि आज हम दोनों मूवी डेट पर चलेंगे। ओ वाह विवेक, कितने दिनों बाद मूवी डेट। अच्छा, मैं मम्मी जी को अपनी ड्रेस पसंद करवा कर आती हूँ। नियम के अनुसार रोज़ की तरह रूपा अपनी सास के पास जाती है और उनके पास जींस टॉप की कुछ वैरायटी पसंद करवाने के लिए लेकर जाती है। यह पहनेगी तू? ये तो अच्छा है बहू कि सूट पहनने को मिल गया, इसलिए तू इतनी सर पर चढ़ गई जो अब जीन्स पहनना चाहती है। ये तो हद ही कर दी मम्मी जी आपने। मैं जितना भी चाहूँ आपके साथ मिलकर चलूँ, पर नहीं, आपको हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकाल ही देनी है। मैं घर पर जीन्स पहनकर नाचने नहीं वाली, वो तो विवेक और मैं रात को मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ तो जीन्स पहनकर जा सकती हूँ ना मैं। अब जब सो जाएंगे सब, तभी मैं कमरे से बाहर निकलूँगी, फिर तो ठीक है ना मम्मी जी? अब मना कर दिया तो तुम जाकर मेरे बेटे को मेरी चुगली करोगी, तो कर दो बहू। मैं भी उम्र की दुहाई दे दूंगी, 2-4 बीमारियों का बहाना कर दूंगी, फिर मेरा बेटा मेरे ही पक्ष में बोलने लगेगा। इसलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो। आखिरी बार इस जीन्स को आज पहन लो, उसके बाद अपने सारे जीन्स को माली की बेटी को दे देना। कल सुबह ही उसे बुलाती हूँ मैं। और इस तरह निर्मला कभी कम तो कभी ज़्यादा किसी भी तरह अपनी सत्ता बरकरार रखती और अपनी बहुओं को कंट्रोल में रखती। हद तो तब हो जाती है जब शादी के 6 महीने बाद विवेक हनीमून पर जाने का प्लान करता है। अपनी बहू के कमरे में आकर उर्मिला कहती है, अच्छा तो हो गई पैकिंग बहू? चल ज़रा दिखा तो दे मुझे तूने क्या क्या पैक किया है। वो क्या है ना बहू, ध्यान रखना पड़ता है। अब ज़्यादा छोटे कपड़े लेकर गई तू और वहाँ मनाली में तुझे ठंड लग गई तो? वो तो मैं समझ ही गई थी मम्मी जी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। और इस बार रूपा तंग आ जाती है और ठान लेती है कि ट्रिप से लौटने के बाद वो इस कपड़े के ड्रामा को ख़त्म करके रहेगी। और इस बार रूपा प्रियंका का सहारा लेती है। एक रोज़ जब प्रियंका किचन में काम कर रही थी, रूपा उसके पास जाकर कहती है, आपका ज़रा भी मन नहीं करता भाभी कि जीन्स टॉप पहनूं, वेस्टर्न ड्रेस ट्राई करूं? 1 पीस आप पर कितनी अच्छी लगेगी। मैं जानती हूँ भाभी, आपके मन में भी सुंदर दिखने का वो कीड़ा अभी भी जिंदा है। वो तो बस मम्मी जी के आगे आप डरती हैं। जब सास ही ऐसी है तो क्या करूं मैं उस कीड़े का। ज़रा लाइफ फ्रीली जियो भाभी। ये देखो इंस्टाग्राम में क्या फ़ोटो लगाई है मैंने। मनाली में क्या मज़ा आया, क्या बताओ भाभी आपको। मस्त मस्त पिक्स ली मैंने। क्या लग रही है रूपा तो। जब भी मौका मिले जीन्स विन्स पहन लिया करो भाभी और निकल जाया करो फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा तो आदमी घूमे, पापा जी के सामने नहीं तो कम से कम जीत जी के साथ तो निकल जाओ। इधर देखो ज़रा, इधर देखो, ये फ़ोटो क्या सही आई है मेरी। अरे ये तेरे साथ ये सुशीला आंटी की बहू है ना, इसने तो हॉट पैंट पहन रखा है। और बताओ, मम्मी जी का सबसे ज़्यादा कान तो यही भरती है। वही तो भाभी, अब जब कान भरने वाले लोगों की बहू ही ऐसी हो रखी है तो हमने भी कुछ कपड़े पहन लिए तो क्या ही बुराई है। मेरे पास 2 जीन्स है जो थोड़ी बड़ी आ गई है साइज़ में, वो ना आपको परफेक्ट आएगी। मैं चुपके से उसके आपके कपड़ में जाकर रख देती हूँ, आप भी ना कभी छुप छुपा कर पहन कर बाहर निकल जाना। अरे पर मैं छुप कर जाऊँ कहाँ?
अरे छुप कर नहीं जाना भाभी, जो करेंगी सामने करेंगी। मैं क्या कहती हूँ, कल सीधा जीन्स टॉप पहन के ही कमरे से बाहर आओ। इधर से मैं भी फट से कमरे से जीन्स पहन कर निकल जाऊंगी। देखते हैं फिर मम्मी जी क्या ही कर लेती हैं। इसके बाद तो रूपा को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि अगली सुबह उसकी जिठानी विस्फोट कर ही देगी। रात को रूपा अपनी जिठानी के कमरे में ताक झाँक करती है और दरवाजे के होल से देखती है कि उसकी जिठानी जींस पहनकर अपने हस्बैंड को दिखा रही है। बहुत सही प्रियंका, बहुत अच्छी लग रही है तुम तो जींस में। पहनना चाहिए तुम्हें जींस, सही है। लो बन गई बात। अब तो सुबह भाभी कमरे से बाहर जींस पहन कर ही आएंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रियंका हमेशा की तरह सर ढक कर ही अपने कमरे से बाहर आती है और रूपा का पूरा प्लान खराब हो जाता है। मम्मी जी, मैं मंदिर से आई। हाँ हाँ, होकर आ। साड़ी में बाइक पर विशाल के पीछे बैठने में प्रियंका को बड़ी दिक्कत होती है, पर वो किसी तरह बाइक पर बैठकर मंदिर निकल जाती है। 10 मिनट बाद जोर जोर से उर्मिला को आवाज़ देती हुई उसकी सास ट्राउज़र और टी शर्ट में उसे आवाज़ लगाती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं उर्मिला? क्या बुराई है इन कपड़ों में? तू बता संतोष, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं माँ, आप कैसे? आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। तो विवेक तू बता, मैं खराब लग रही हूँ क्या? अरे मेरी इतनी मजाल कहाँ दादी जो मैं आपको खराब बोल दूँ। तो जब गांव में रहकर मैं ऐसे कपड़े पहनकर गाय का गोबर उठा सकती हूँ, तो यहाँ मेरे पोते की बहू है जबरदस्ती साड़ी क्यों पहने? तेरी इज्जत के कारण। तुझे पता भी है आज क्या हुआ? अपना सामान लिए मैं स्टेशन से घर आ रही थी, तभी रास्ते में मैंने देखा एक लड़की साड़ी पहनकर बड़ी मुश्किल से बाइक के पीछे बैठी हुई है, और आगे जाकर जैसे बाइक की ब्रेक लगी वो लड़की नीचे गिर गई। मैंने भागकर उस बच्ची को बचाया तो पता चला वो बच्ची तो अपनी प्रियंका है। अरे वो तो भला हो भगवान का जो इत्तेफाक से मैंने उसे देख लिया, वरना क्या होता। बगल की डिस्पेंसरी में छोड़ कर आई हूँ मैं उसे। तू बेढंगी दिखती होगी उर्मिला इन कपड़ों में, पर मेरी बहुएं नहीं दिखती। उन्हें जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता होगा वही पहनेंगी, समझी तू? अपनी आंखों के सामने ये होता देख रूपा तो उछली पड़ती है। तभी उसके कान में विवेक कहता है, कैसा लगा मेरा प्लान?